वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। बिहार का जनादेश कुछ संकेत दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का एमवाई समीकरण सत्ता में लाने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। बिहार की जनता ने तमाम बातों को नकारते हुए विकास, सुरक्षा, रोजगार के लिए नीतीश सरकार पर ही भरोसा किया है। यह अपने आप में बताता है कि जातीय राजनीति भी वहां नहीं चमकी और वहां पर कोई बहुत बड़े जो समीकरण जिनके ऊपर राजनीति होती थी वो भी नहीं हो पाए। मतलब कि इस बार जनता ने स्पष्ट एक संदेश दिया है और ऐसा दिया है कि धो दिया है। और आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान है कि आखिर इसका असर उत्तर प्रदेश में कितना पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 है और यहां शायद वहां से भी ज्यादा जो स्थितियां विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुमार गौतम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय भाई सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। विजय भाई, आप देखें कि बिहार की जनता ने जो वोट दिया उसके बाद से बहुत सारे प्रदेशों में टेंशन बढ़ गई है और खासकर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखें कि बिहार के अंदर 3-4 फैक्टर काम करें। उन फैक्टर में एक और महत्वपूर्ण और बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ के भाषण भी रहे हैं। मतलब कि जो उन्होंने बोला माफिया को लेकर, जंगल राज को लेकर, लोगों के अंदर तालियां बजी। तो उसके बाद आप देखें वहां पर इस बार माई का मतलब महिला और यूथ में कन्वर्ट हो गया। जातिगत राजनीति वो दूसरे पायदान पर आकर खड़ी हो गई। विकास और कहीं ना कहीं जो जंगल राज का डर है उसके अगेंस्ट में जाकर वोट पड़ा। इस तरीके की अभी तक बातें हो रही है। लेकिन विजय भाई, यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्योंकि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों लगभग बराबर तोली जाती है, एक जैसा दोनों जगह माहौल रहता है। क्योंकि यहां पर भी मुद्दा सबसे पहला वही रहता है कि अपराधी ना हो, अपराधी ना रहे। यह पहला होता है कि कानून व्यवस्था को लेकर बातें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का चुनाव कितना असर उत्तर प्रदेश में डालता दिख रहा है और योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए बनते जा रहे हैं? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही विपक्ष के लिए चुनौती है। दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि दो तरीके के अपराधी हैं। एक अपराधी वो हैं, अपराधी तो है ही हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं है। तो ब्रांड वैल्यू अगर अपराधी की ज्यादा है तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपोजिशन की तरफ से रिएक्शन किस तरह से आते हैं, खासतौर पे चुनाव और चुनाव के पहले दूसरे लोगों को लेकर किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी और बिहार में ऐसे तो समानता लगती है क्योंकि लोकसभा सीटें ज्यादा हैं, यहाँ 80 हैं, वहां 40 हैं, लेकिन जो सोशल इक्वेशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि माइनॉरिटी वोट यूपी और बिहार में करीब करीब बराबर हैं, वहां 17% है, यहाँ भी 18-19% है, लेकिन बाकी चीजों में समानता नहीं है। लेकिन एक बात की समानता है कि आरजेडी का जो वोट बेस है वो समाजवादी पार्टी का वोट बेस माना जाता है और ये इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है कि मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी का वोट है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये काफी कुछ इससे अलग तस्वीर पेश किया है इसने। तो अभी जो परिस्थिति है बिहार के रिजल्ट के बाद, विपक्ष में थोड़ी हताशा है। विपक्ष बीजेपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका काउंटर करने में, काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने में नाकाम रहा। और इसकी सबसे बड़ा जो इसका कारण रहा है बिहार में जो नाकामी विपक्ष को लगी है, क्योंकि शुरू में उन्होंने एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, खासतौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी ने एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लगा कि और वोट चोरी का नारा चलाया गया, लगा कि इसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो मुद्दा चुनाव के समय गायब हो गया। चुनाव के समय इस मुद्दे का जो असर था वो तेजस्वी यादव की चुनाव कैंपेन को हमेशा प्रभावित करता रहा और इस तरह से माहौल बना कि जैसे तेजस्वी चुनाव जीत रहे हैं तो उनके समर्थकों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दिया, तो उसका भी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पब्लिक सेंट्रिक चीजों को आगे रखा, जैसे महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया और ये चमत्कारी योजना साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद से हरियाणा में भी कामयाब रहा, महाराष्ट्र में भी कामयाब रहा और हेमंत सोरेन के लिए झारखंड में भी कामयाब ये योजना रही है और बिहार में भी इसकी पूरे तरीके से दिखाई पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी
जो रणनीति बनाएगी उसमें महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम हो सकती है भविष्य में, और दूसरा अपोजिशन के सामने चैलेंज है कि वो कैसे अपने मुद्दों को पब्लिक से जुड़ा हुआ साबित करे, क्योंकि कांग्रेस तो उठा के दूसरी जगह ले जाके खड़ा कर देती है। वो चुनाव आयोग से लड़ेगी, मोदी से व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन पब्लिक के मुद्दों पर जो उनका उनका जो साउंड होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, वो उतना चर्चा में नहीं रहता है। तो अगर कांग्रेस के साथ सपा को लड़ना है तो सपा को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कांग्रेस को ढालना पड़ेगा। पर विजय भाई, आपको और नहीं अगर लगता कि अब गठबंधन की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज हो सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे चेंज हो सकती है। यहाँ के इश्यूज बिल्कुल भिन्न हैं, और क्योंकि देखिए यहाँ पे मोदी जी की अपनी, माफ करिएगा, योगी जी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, और योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जो माफिया, संगठित माफिया है उनको लेकर उन्होंने एक अलग तरीके की तस्वीर तैयार कर रखी है। लेकिन जो सतह है, सतह में थोड़ा दूसरी बातें हैं। वहाँ जो जो सामाजिक समीकरण है उसको लेके कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जिसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उठाया था। और अगर सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त रख पाया विपक्ष, तो बीजेपी को चैलेंज पेश कर सकता है। मतलब सामाजिक समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, विपक्ष को इस ओर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस सामाजिक फैक्टर में एक बहुत बड़ा दल है, वो दल हर बार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा सक्रिय हुआ है पिछली बार की अपेक्षा। वो दल है बसपा, जिस पर उत्तर प्रदेश में बात करना बड़ा जरूरी और अहम हो जाता है। अगर हम देखें गौतम जी, राजेंद्र कुमार गौतम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी, देखिए विजय जी ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ समीकरण और भी है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि और अगर हम समीकरणों की बात करें और सामाजिक समीकरणों की करें तो वहाँ पर एक फैक्टर तो आता ही है कि भाई बिना मायावती के कौन सा सामाजिक फैक्टर हम साध सकते हैं। लेकिन क्या मायावती जी बिहार के चुनाव को नहीं देख रही है? एक दूसरी बात, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, कि जो बात अभी विजय जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू बनी है योगी जी की, और उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू में एक बड़ा संकेत दिया है कानून व्यवस्था पर, एकदम अंकुश लगाकर अपराधियों पर, कि मेरे यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट है। और अगर आप देखें इसके अलावा बिहार के अंदर जंगल राज कब रहा? 20 साल पहले, 15 साल पहले। उसको लेकर लोगों में डर इतना हो गया कि यार वास्तव में कहीं आ गए तो जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। तो ये जो अपराध और अपराधी वाला फैक्टर है, ये क्या सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है विपक्ष के लिए? क्योंकि इसने भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर मुझे लगता है कि ये होगा। राजेंद्र कुमार गौतम जी। जी संजय जी, बिहार का चुनाव दो संदेश दे रहा है, दलित और मुस्लिम। दलित भी बसपा के साथ वहां पर जुट हुआ, जबकि बिहार में बहुत सारे दल हैं जो दलित वोटों को बंटवारा करते हैं। काफी हद तक वहां पर एनडीए के साथ थे, लेकिन बसपा लड़ी, कई सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर भी रही। और इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी है जो वहां पर 5 सीट लेके आई। ठीक है, यही फार्मूला बसपा लगातार, जब से जन्म हुआ तब से बसपा लगातार या यूपी में ये फार्मूला आजमाती रही है, लेकिन कई बार फेल हुई है। तो इस चुनाव ने बहुत सारे ये संकेत दिए हैं कि मुस्लिमों को लगता है कि अगर कोई भी जिस तरीके से उनकी तमाम रक्षा कर सकते हैं तो वो बसपा ही कर सकती है। बसपा के राज में किसी भी दलित हो या किसी वर्ग को समस्या नहीं होती है। और विपक्ष को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि योगी भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगी जी, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इनकी स्वीकारता हर तरीके, हर जात समुदाय में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये एक विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बसपा भी अभी लगी हुई है, हम जैसे संगठन के रूप लोगों से बात करते रहते हैं, अभी वो इस समय लगी है पूरा जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है उसमें अपने वोटों को बचाए रखने कैसे। राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ समीकरण, जिस तरीके से बिहार में बात हो रही थी कि भाई चलिए वहां पर चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ लड़े, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इतर दिखती हैं। ओवैसी की अगर हम बात करें तो बसपा और ओवैसी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो सपा और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को तो बहुत सारी दिक्कतें वैसे भी आनी है, क्योंकि जो सपा का और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है वो तो बिहार में एकदम से, भाई आप देखिए ना, बिल्कुल जीरो हो गया।
तो यहां पर तो विपक्ष के सामने एक चुनौती तो यही है कि गठबंधन किसके साथ बनाया जाए। दूसरी चुनौती मुझे लग रही है कि यहां पर जो योगी जी हैं उनका जो कद है जी वो एक बड़ी चुनौती के रूप में है कि कैसे, एक तो भगवा, ऊपर से एक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा इस टाइम योगी जी हो गए हैं। देखिए एक चीज है, बसपा का एक परंपरागत वोट बैंक है, वो हिलता नहीं है जल्दी भाई साहब। बिहार भी है और यहाँ भी देख लीजिएगा इस चीज को। अब सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में तो दलित वोट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बटा है। यहाँ सिर्फ सिंगल पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बसपा का भाजपा ने काफी कुछ जन कल्याण योजनाएं चलाई, उससे बसपा का काफी वोट खिंचा है भाजपा की ओर। तो ये बात हो सकती है। अब जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं कि जो बिहार में फार्मूला महिलाओं को लुभाने के लिए लाया गया, वही एक फार्मूला यूपी में भी आगामी सत्र में आएगा। तो ये है बदलाव विपक्ष अभी कहीं भी कोई बहुत जो सामने चुनौतियां हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो सिर्फ आज आरोप लगा रहा है मतदाता पर हमारा पीडीए कर लेगा, ये कर लेगा, ये जमीन पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाई आपका मतदाता वोट कैसे, मतदाता परीक्षण से आपका वोट बैंक कैसे कंसोलिडेट हो, इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा काम भाजपा और आरएसएस कर रही है। एसआईआर भी एक मुद्दा बनाया गया, लेकिन आपको लगता है राजेंद्र जी कि एसआईआर जैसा मुद्दा अब उत्तर प्रदेश या बंगाल के अंदर या और जहां जो चुनाव है वहां पर चल पाएगा? नहीं, ये निरर्थक मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत ही निरर्थक है, क्योंकि हर मतदाता परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग अपना एड्रेस बदलते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें होते रहना चाहिए। हमारे जानकारी में बहुत ऐसे लोग हैं जो डबल मतदाता है, कोई शहर में भी रखे हैं और देहात में भी रखे हैं। तो इससे जो एक ही होना चाहिए, मतदाता परीक्षण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए बहुत सारी चीजें बिहार के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में अगर आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक कॉम्बिनेशन था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, माई कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा कि उसी को जीत का आधार, उसी को ताकत मान लिया जाता था। तीसरी बात वहां पर थी कि बिहार के अंदर जातिगत राजनीति शायद बहुत ज़्यादा काम करती है, और ये बात हर कोई बोलता था कि यहाँ पर जो समीकरण बनते हैं वो माई के बाद जातिगत बनते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें एकदम उससे इतर दिखी। आप देखिए, योगी जी की सभाएं होती थी तो वहाँ पर जंगल राज की बात होती थी कि जंगल राज के खिलाफ आपको वोट करना है, यहाँ पर जंगल राज आ जाएगा, मतलब अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बात होती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जब सभा में गए तो उन्हें लगा कि अब एक बड़ा हथियार यहाँ पर यही है, तो उन्होंने भी कट्टे की बात की, उन्होंने भी हथियार की बात की कि जंगल राज जैसी स्थितियां वहां रही हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है, जैसा लोग बताते हैं, कि बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने देखा कि वास्तव में उस दौरान हुआ क्या है। तो जब ये सारी चीजें वहां पर चली तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि एक तो योगी जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पर माई कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? जातिगत राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात विजय उपाध्याय जी ने की है, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग में बसपा, ओवैसी, क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है? फिर उसके अलावा भी हैं, रामाचल राजभर जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे निषाद जी भी हैं। जी प्रमोद जी। देखिए संजय जी, आपने कई सवाल एक साथ उठा दिए और ये एक बड़ी विस्तृत चर्चा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक नजर डाली जाए तो दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये पिछले कई चुनाव अगर एक गौर करें, एक तो ये कि विपक्ष ये सोचती रही कि शायद वोटों का बंटवारा हो जाता है और विपक्ष एक हो गया, लेकिन इससे बिहार से पहले के जो चुनाव परिणाम है उसमें भी कोई दिखाई नहीं दिया एक हो जाने के बाद भी। दूसरा एम वाई फैक्टर जो आपने कहा, चाहे वो आप एम वाई फैक्टर के संदर्भ में आप यहाँ उत्तर प्रदेश को ले लें या बिहार को ले लें, तो वहां दोनों या मुस्लिम का एक समीकरण हमेशा एक लंबे समय से या
लगभग एक 2 दशक से 1.5 दशक से ये फैक्टर बड़ा प्रभावी रहा है, जिसने विपक्ष को जीत दिलाता रहा है। लेकिन इधर बीजेपी ने और संघ ने इसका बड़ा जबरदस्त मूल्यांकन किया, जबरदस्त उस पर रिसर्च वर्क किया, और जो उनका हिंदुत्व का कार्ड था उस पे उनको, मैं ये समझता हूं कि शायद वो एक प्रभावी कारगर उस पर उन्होंने काम किया कि उसकी वजह से जो हिंदुत्व का वोट था वो ऐसा नहीं है, जातिगत समीकरणों में बटा रहा, यहां भी बटा रहा, यहां भी बटेगा, आगे भी अभी फिलहाल लगता है कि बिहार में भी यही स्थिति होगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी इसमें सफल है कि उसने जातिगत समीकरणों, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उसने जातिगत समीकरणों को भी किया है या उसमें कहीं डेंट किया है। और उसके साथ साथ जो ये मुस्लिम समीकरण था, ये समझा जाता था या विपक्ष का ये मामला था कि मुस्लिम तो वहां नहीं जाएगा, उन्होंने मुस्लिमों पर भी किया, भाई वो 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, जो परसेंट हो, लेकिन वहां भी अब लोग निकल के आए और वो ये बात कहने लगे कि इससे ये हिंदू मुस्लिम से जो है वो हला होने वाला नहीं है। हालांकि अभी वो चेतना नहीं आई है, लेकिन एक चेतना की बात जरूर लोगों के मन में पर मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं हैं बिहार के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है, अभी उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर होती है तो देखने वाली बात रहेगी, कयास है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। नहीं, वो मुस्लिम उनके साथ भी रहा है। वहां अगर बिहार को देखें तो पहले लालू प्रसाद के साथ, उसके बाद आ जाए तो इनके साथ भी रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम अगर इनको मिला होता, जो जो रिजल्ट आए हैं और जो वहां विपक्ष की करारी पराजय हुई है, उससे ये बात तो साबित हो गई कि यादव भी कहीं ना कहीं खसका है और मुस्लिम भी खसका है। मतलब जो नीतीश कुमार जी के साथ मुस्लिम जो था वो रहा है, उसको ये तोड़ नहीं पाए। जो इन्होंने समीकरण मुस्लिम और यादव का समीकरण जो बनाने की कोशिश की, ये जो परसेप्शन बना था, ये लोगों का ये भ्रम था, वो भ्रम टूटा है। तीसरी जो बात है वो जो आपने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध और जंगल राज की बात, तो उत्तर प्रदेश इसे पूरी तरीके से लगभग 3 दशक की राजनीति में, 2.5 दशक की राजनीति में यहाँ के चुनाव इन्हीं मुद्दों को लेके होते रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी ने, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी जो उपाध्याय जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो संगठित अपराध है और बाकी अपराध है उन पर प्रभावी अंकुश लगाया। जो पहले यहाँ जमीनों पर कब्जे हो जाते थे, हो जाते, फिरौती होती थी, गुंडई होती थी, मतलब हर 2, 4, 6 जिलों में एक वहां का एक गुंडा तैयार हो जाता था, माफिया तैयार हो जाता, उसके नेक्सस को पूरी तरीके से योगी जी ने खत्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका लाभ भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बिहार में भी और यहाँ भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कट्टे की बात या जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने, सारे लोगों ने बात उठाई और ये लोगों की समझ में आया या ये कन्विंस नहीं कर पाए तेजस्वी कि हम जंगल राज नहीं होगा, या जो स्थितियां थी उस समय, जो वहां के माफिया थे, चाहे शहाबुद्दीन हो, ये हो, जो जुड़े हुए थे लालू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, उस नरेशन को वो नहीं मिटा पाए। लोगों में भय था कि अगर कहीं आ गए तो ये हो जाएगा। लगता है कि भले ही सतही तौर पर या भले ही परसेप्शन के रूप में दिखाई दे रहा हो कि वहां कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ग्राउंड वर्क से और हिंदुत्व के कार्ड से उन्होंने पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को तोड़ा है। और जो अपराध का जो एक परसेप्शन वहां बना हुआ था, उसको उन्होंने बनाए रखा कि नहीं, अपराधियों को कोई यहाँ मतलब जंगल राज कायम नहीं होने दिया जाएगा। इसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय दिलाई। पर मुझे आपको लगता है कि अखिलेश जी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी?
अखिलेश जी के सामने, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ही बड़ा चेहरा है भाई। विपक्ष में जो भी गठबंधन होगा अखिलेश यादव ही उसका चेहरा होंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी जो ये छवि है, क्योंकि सपा को लेकर भी बहुत सारे लोग बातें कर देते हैं कि भाई यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं या यहाँ पर इस तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रहती है कि सपा के गुंडे, सपई गुंडे, ये जो गुंडा शब्द है लगातार लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से ये बात मैंने पहले ही इस संदर्भ में कही कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पिछले 2.5-3 दशकों से कानून व्यवस्था को लेकर ही चुनाव होते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बराबर उन मुद्दों को प्रमुखता से आगे रख के जीतती है। तो ये उत्तर प्रदेश पे भी उतना ही लागू है जितना जंगल राज वहां पे राजू है, बिहार में लागू होता है। तो ये बात तो मैंने पहले ही अपने क्योंकि आप देखिए, अगर प्रमोद जी व्यक्त देखें किया कि अखिलेश जी ने हाईवे दोनों बनवाए, अखिलेश जी ने काम कराया, अखिलेश जी ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजों के ऊपर अगर देखें तो पिछले से पिछले दोनों चुनाव को अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि सपा के गुंडे, मतलब वहां पर वो जो विकास के कार्य थे वो गौण हो गए। संजय जी मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही है, जनता उससे परेशान नहीं थी और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें जीत मिलती है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कोर इशू बनाती है और उसको लेके जनता के बीच में जाती है और जनता को ये समझाने की कोशिश करती है कि अब तुमको तय करना है कि तुम फिर वही राज चाहते हो या इसमें जो हमने सुधार किया है उसको बरकरार रखना चाहते हो। ये नीतीश कुमार जी या भाजपा गठबंधन भी, एनडीए गठबंधन सफल रहा और यहाँ पर योगी जी ने जो काम किया वो सफलता मिली है। तो ये बिल्कुल सच आप कह रहे हैं। तीसरी बात जो आपने जो आखिर में कही थी कि सोशल इंजीनियरिंग वाला और जो मायावती जी का था, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये सोशल इंजीनियरिंग का एक दौर था, वो अब सोशल इंजीनियरिंग का खेल खत्म हो चुका है। अब मायावती को अगर देखें तो अभी मतलब राजेंद्र ने जो बात कही कि अभी इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि बसपा का वोट बैंक अब इंटैक्ट नहीं बचा है। जो उनके पास 18-19-20% वोट था वो अब घट के 8-9% या 10% के आके सिमट गया है। तो ये जो 7-8-10% है वो निश्चित रूप से उसमें से बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो कहीं कांग्रेस में, कहीं बस सपा में ये हो गए हैं। मायावती जो है असल में मायावती के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई या उनके सामने संकट पैदा हो गया कि वो ये नहीं तय, उनके ऊपर जो विपक्ष ने ये आरोप लगाने की कोशिश की, कितना सही है कितना गलत वो अपनी विवेचना का विषय है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और न वो भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन में कोई चुनाव लड़ा और ना ही इधर सपा के साथ या विपक्ष के साथ, सपा से मतलब मेरा इंडिया गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा। तो उसमें वो ये एक परसेप्शन बना दिया गया कि मायावती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वोटों में सेंधमारी करती हैं और उसको काटने का करती हैं। मायावती का वोट बैंक इसीलिए घेरा भी है। नहीं, ये बिल्कुल, ये बड़ी चीज है। विजय जी बस एक लाइन में अपनी बात रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या कांग्रेस सपा को सहारा दे सकती है? बड़े बड़े अच्छे से देखिए, क्योंकि एक यही स्थिति बिहार में भी थी। जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जैसे बिहार में आरजेडी को कांग्रेस ने सहारा दिया या नुकसान पहुंचाया, नहीं, ये तो यही सवाल अगर वहां के विश्लेषण में ये बात आती है कि उन्होंने आरजेडी की मदद की, मुझे लगता है कि आरजेडी ने कांग्रेस की मदद की और कांग्रेस को मदद करना चाहिए तो नहीं कर पाए, क्योंकि टिकट बंटवारे के लिए सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस में उठा। ठीक है, स्थिति उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में थी, पता ही नहीं लगा कि सपा और कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 27 में सपा के साथ होगी तो सपा के लिए असेट साबित होगी या लायबिलिटी साबित होगी, इसी पे चुनाव, अपोजिशन का चुनाव सबसे ज्यादा तय होगा। बिल्कुल, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि वास्तव में मददगार होगी या मदद ना देने वाले सेटअप में कुछ और मदद ले पाएगी। स्थितियां तो यही बनती दिख रही हैं कि बिहार बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हर किसी की नजर अब उत्तर प्रदेश के ऊपर रहने वाली। आपसे मैंने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव के परिणामों के बाद सारे सियासी दल अब था ले रहे हैं कि वास्तव में नए गठबंधन की जो तस्वीर है वो क्या होगी,
इतना जरूर है कि कांग्रेस देश का बड़ा दल है और कांग्रेस के आज भी हर जगह अपने वर्कर है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो मुद्दे होने चाहिए शायद उन मुद्दों से दूर है, या जो मंथन होना चाहिए उस मंथन से दूर है। इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इस विशेष पेशकश में तय दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।